हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो सेल क्या होता है? एक ऐसा सोर्स होता है जो किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज सप्लाई करता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो आप ये देखिए, सबसे सिंपल सेल क्या होता है कि एक बड़े से जार के अंदर आप दो डिफरेंट मेटल्स की रॉड किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कोई भी कंडक्टिंग जो केमिकल है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। इसके अंदर डिफरेंट मेटल्स की आपने रॉड डिप कर दी है। इन रॉड्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड, आपको पता होगा। तो जब इसे हम डिप करते हैं तो होता क्या है कि इसके अंदर कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से एक रॉड के ऊपर या उसके आसपास पॉजिटिव आयंस कलेक्ट हो जाते हैं और दूसरी रॉड के आसपास नेगेटिव आयंस कलेक्ट हो जाते हैं। तो एक रॉड कैसी हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो सेल है इसने चार्ज प्रोड्यूस नहीं किया है। एक्चुअली इसने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे से सेपरेट किया है। चार्ज पहले भी अगर आप देखें तो इसके अंदर जीरो चार्ज था, क्योंकि पहले जो है अगर आप इसके अंदर जो सॉल्यूशन आपने डाला है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, उसमें कोई चार्ज नहीं था, ये इलेक्ट्रोलाइट जो था। और इसके अंदर ये रॉड डिप करने के बाद में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट हुआ है, यानी कि टोटल मिला के अभी भी ये जीरो ही है। तो आप ये देखिए, ए और बी ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनके बीच में एक वोल्टेज जनरेट हो गई है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है। और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ ए सेल। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैसे आप ये ध्यान रखना है कि ये फोर्स नहीं है, ना ही इसकी यूनिट कोई फोर्स की यूनिट होगी। ये तब की बात है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का कॉन्सेप्ट सही से नहीं समझ में आया था साइंटिस्ट को, और तभी इसका नाम रख दिया गया था। सेल के दोनों किनारे के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे नाम रख दिया गया था ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का। किस टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस है? जब सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा। जैसे कि ओपन सेल है, इस टाइम इनसे कोई करंट नहीं लिया जा रहा, तो इस टाइम पर इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? आपका ईएमएफ ऑफ ए सेल। आपको ये भी पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के रास्ते की जो रुकावट होती है उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तभी करंट फ्लो करता है। और करंट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोलाइड करते हैं किसी भी मेटल में। अगर वो फ्लो कर रहे हैं तो मेटल के जो आयंस हैं, एटम्स हैं, उनसे वो कोलाइड करते हैं, आपस में भी कोलिजन्स होते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जनरेट होता है। तो जब तक इस सेल में से कोई करंट नहीं लिया जा रहा तब तक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि इसके अंदर के सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कितना होगा? जीरो, क्योंकि इसमें तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो रुकावट कैसी? अब अगर हम इस सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स को बाहर से किसी रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट कर दें तो आपको पता है कि यहां पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव का मतलब यहां इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस है या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पे डेफिशिएंसी है इसलिए पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करने लग जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बी से ए की तरफ मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से करंट जनरेट होगा, जिसकी डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मानी जाएगी। यानी करंट जो है वो आई वो ए से बी की तरफ मूव करेगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? आर। तो आपको पता है कि इस रेजिस्टेंस में हीट भी जनरेट होगी। अब अगर लगातार इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहेंगे तो यहां पर जो है ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। ऐसा नहीं होता। जब जो है करंट ए से बी की तरफ फ्लो करता है किसी सेल में या बैटरी में बाहर की तरफ, तो सेल के अंदर की तरफ करंट की डायरेक्शन बाहर वाले से अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि बी टू ए।
इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बी टू ए जा रहे हैं बाहर, तो उसके अंदर जो है ए टू बी उनका मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेल के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर एक करंट फ्लो करता है। वो करंट जो है एक्सटर्नल करंट की अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करता है, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो करता है। और जब ये करंट फ्लो करेगा तो करंट के रास्ते में क्या आएगी, कुछ रुकावट आएगी इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की वजह से। तो इसके अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आई करंट फ्लो करने की वजह से। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, वो कितना मानते हैं हम, आर। ये आर क्या है, स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है कि जब सेल से करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जितना रेजिस्टेंस अप्लाई करता है करंट के ऊपर, उसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के ऊपर। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, यानी कि डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। साथ ही साथ ये इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस को हम इंक्रीज कर देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। और इन रोड्स यानी कि इलेक्ट्रोड्स के जो सरफेस एरिया है, हम ये रोड की फॉर्म में भी ले सकते हैं, प्लेट्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो इनका जो सरफेस एरिया होगा ये उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी कि सरफेस एरिया बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि आसानी से करंट एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकेगा। तो इस तरीके से जनरली ये तीनों बातों पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर बदलने से इसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, तो इसलिए जो है रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है ये। अब हम बात करते हैं कि ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर दोनों में क्या रिलेशनशिप है। आपको पता है कि जब सेल से कोई करंट नहीं लिया जा रहा तो उस टाइम पर दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या सेल का जो वोल्टेज है वो मानी जाएगी। तो आपको पता है कि टोटल जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा है सेल वो कितनी है, ई। रेजिस्टेंस कितना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर। इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर कितना है, स्मॉल आर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है भाई, टोटल जो वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज यानी कि ईएमएफ वो कितनी है, ई। टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, बाहर वाला कैपिटल आर, अंदर वाला स्मॉल आर। तो करंट कितना होगा, टोटल करंट कितना फ्लो करना चाहिए, टोटल बोल दो या खाली करंट बोल दो। करंट आई शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई कैपिटल आर प्लस आई स्मॉल आर इज इक्वल टू ई। ये आई आर क्या है, आपको पता है करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, या ये कह लें कि जब सेल से करंट लिया जा रहा है उस टाइम पर सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। तो यहां पर आई आर की जगह हम क्या लिख लेंगे, वी। और वी ही क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या खाली पोटेंशियल भी बोल देते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल क्या है, वी। तो V प्लस आई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E। तो V की वैल्यू कितनी होगी, E माइनस आई आर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप बताती है कि टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू ईएमएफ E से हमेशा कम होती है। यानी कि जब भी आप सेल से करंट लेंगे तो सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज होगी वो हमेशा उस वोल्टेज से कम आएगी जब सेल से आप करंट नहीं ले रहे होंगे।
यानी कि V की वैल्यू हमेशा E से कम होगी। कितनी कम होगी? I स्मॉल r, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हाई होगा V उतनी ही कम होगी। दूसरी बात, अगर सेल को आप चार्जिंग पे लगा रखा है आपने, ये चार्जेबल सेल है, इसे आप चार्ज कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं कि इससे अपोजिट डायरेक्शन में किसी एक्सटर्नल सोर्स से आप करंट को फ्लो करवाते हैं, यानी कि जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है उसमें से करंट नेगेटिव की तरफ ना जाके उल्टा करंट फ्लो करता है उस कंडीशन में जब सेल चार्ज हो रहा हो, यानी कि तब जो है इस टर्मिनल से करंट इस टर्मिनल की तरफ आएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा जो सेल का इलेक्ट्रोड है, तो तब ये करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो यहां माइनस आई की जगह प्लस आई आ जाएगा। तो ड्यूरिंग चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा? चार्जिंग ऑफ सेल V विल बी इक्वल टू E प्लस आई आर, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल तब सेल के ईएमएफ से ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्या सेल का टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा हो सकता है? तो हम बोलेंगे हाँ, हो सकता है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। दूसरी बात हो रहा है कि सेल जो है वो इस एक्सटर्नल सर्किट के अंदर लगातार इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। ये कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम कर रहा है। और वो एनर्जी कहां से मिलती है? जो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी कि सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है लगातार, और सेल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी दे देता है और वो आगे जाते हैं, और वो चाहे तो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर हीट जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि आप हीटर वगैरह में देखते हो, या बल्ब गर्म हो जाता है। वैसे भी अगर कोई कनेक्टिंग वायर है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, तो वो कुछ ना कुछ गर्म हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है ये भी गर्म हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। साथ ही आप इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज आप मैकेनिकल एनर्जी गेट करने के लिए भी कर सकते हो, जैसे कि आप मोटर वगैरह में कर सकते हो, पंखे की मोटर या किसी भी चीज की मोटर। तो इस तरीके से आप इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।